Greeting of the day and welcome to my channel OPPN Media. Dear students, in this video we are going to read about subject verb concord. Subject verb concord, or we can say subject verb agreement. Students, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि हम सेंटेंस को बनाते समय ये ध्यान रखते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां स्टूडेंट्स को इस चीज़ को समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि ये वास्तव में सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि कई बार ऐसे लगता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वास्तव में वो प्लूरल होता है, और कई बार लगता है कि वो प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने ये वीडियो बनाई है और आप इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं रूल नंबर 1। जैसे कि सबसे पहले मैं इसको रूल को पढ़ देता हूं। द वर्ब एंड सब्जेक्ट मस्ट एग्री इन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। पहला यहाँ इसका नियम है कि वर्ब और सब्जेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग ठीक होने चाहिए। मतलब सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नंबर है तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। जस्ट लाइक ही राइट्स, देख रहे हैं आप, ही राइट्स, वह लिखता है, एन ऐसे डेली, वह रोजाना एक ऐसे लिखता है। ही सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर के साथ जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने नियम पढ़ा है कि राइट में ऐसे आई एस का प्रयोग करेंगे, तो ही राइट्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सेकंड एग्जांपल इसका देते हैं, दे राइट, दे चूंकि प्लूरल है तो उसके साथ हमने राइट में ऐसे आई एस का प्रयोग नहीं किया, इसलिए हमने दे राइट एन ऐसे डेली लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, रूल नंबर सेकंड देखेंगे। रूल नंबर सेकंड क्या है? सिंगुलर और प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट विल नॉट चेंज ड्यू टू वर्ड्स फ्रेजेस इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, सो बी केयरफुल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कई बार क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब के जो बीच में होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में कुछ और वर्ड दिए होते हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि वास्तव में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। देखेंगे एग्जांपल से इसको समझेंगे। वन ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, यहाँ बॉयज आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि बॉयज है तो प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर आर आना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसको समझेंगे, वन ऑफ द बॉयज का मतलब बनता है लड़कों में से एक अपराधी है, यानी सारे लड़के नहीं बल्कि सब्जेक्ट है लड़कों में से एक। तो इस तरह की कंडीशन जहां बनती है, वन ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज या एवरी बॉय, इस तरह की कंडीशन जो आती हैं उनमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और सिंगुलर के अकॉर्डिंग वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे कि यहाँ पर इज लिया हुआ है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल के हिसाब से इसको समझेंगे। द बंच ऑफ राइप ग्रेप्स लुक्स सो ब्यूटीफुल, ध्यान दें। अब यहाँ पर जो ग्रेप्स वर्ड है वो प्लूरल लग रहा है, जैसे कि बहुवचन है तो प्लूरल के अनुसार यहाँ पर लुक्स नहीं आना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार लुक आना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि बंच ऑफ राइप ग्रेप्स, पके हुए अंगूरों का गुच्छा बहुत सुंदर दिखता है। मतलब जो गुच्छा है वो बंच है, वो सिंगल है। अंगूर बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो गुच्छा है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि अंगूरों का गुच्छा बहुत सुंदर दिखता है, मतलब जो गुच्छा है वो सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है। दैट्स वाई वी विल टेक सिंगुलर वर्ब लुक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थर्ड एग्जांपल में थर्ड रूल में ले रहा हूं। सब्जेक्ट दैट आर जॉइंड बाई एंड इन ए सेंटेंस यूज ए प्लूरल वर्ब। ऐसे सब्जेक्ट जो एंड से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जो एंड से जुड़े होते हैं उनको हम प्लूरल ही मानते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी रूल है। राधा एंड मीरा आर कमिंग होम, राधा और मीरा घर पर आ रही हैं।
ठीक है, तो इसमें क्या है, राधा और मीरा दो सब्जेक्टों को जोड़ दिया है, प्लूरल बन गया, आर का हमने यूज किया है। ठीक है, इसमें कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं थी। रूल नंबर 4 हम लेते हैं। अब जिस तरीके से एंड से हमने जोड़ा था रूल नंबर 3 में, इसी तरीके से हम 4 रूल में दो सब्जेक्टों को जोड़ेंगे, और से या नॉर से, या ईदर और नीदर नॉर से। अगर इनसे जुड़ा हुआ है तो हम इसको कुछ अलग तरीके से लेते हैं। ध्यान देंगे कि यदि ईदर और या नीदर नॉर से कोई सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो उनमें जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसको हम मेन सब्जेक्ट मानते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे समझेंगे, जैसे नीदर अक्षय नॉर रोहित, नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब बनता है जो ये बाद वाला सब्जेक्ट है, कौन सा है बाद वाला, रोहित। रोहित इज द मेन सब्जेक्ट हेयर। आप ध्यान रखेंगे, इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि यदि ईदर और या नॉर से जुड़े हुए सब्जेक्ट होते हैं उनमें बाद वाले सब्जेक्ट को ही मेन सब्जेक्ट मानकर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखेंगे। इसमें कुछ सेकंड रूल में ले रहा हूँ, सॉरी सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूँ, ईदर माय डैड और माय ब्रदर्स। ये भी देखेंगे, दो सब्जेक्ट हैं, ईदर माय डैड और माय ब्रदर्स। अब दो सब्जेक्ट और से जुड़े हुए हैं तो इनमें क्या सब्जेक्ट मानेंगे, जो बाद वाला सब्जेक्ट है, मतलब माय ब्रदर्स, ये हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। और माय ब्रदर्स क्या है, प्लूरल नंबर, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन आर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और नॉर से जुड़ने वाले सब्जेक्ट बाद वाला जो होता है वो मेन सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, रूल नंबर 5 में ले रहा हूं। इफ द वर्ब इन ए सेंटेंस कंटेनिंग और ईदर और, अच्छा सॉरी, ये जो सेकंड में जो 5th वाला रूल है ये वही है जो 4th है, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, तो मैं रूल नंबर 6 पर आता हूं, ध्यान देंगे। दोबारा देखेंगे, व्हेन द टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय अलोंग विद, जैसे अभी हम पहले पढ़ चुके हैं एंड से जुड़ने वाले सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़ने वाले सब्जेक्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ सब्जेक्ट अलोंग विद से भी जुड़ते हैं, जैसे सब एग्जाम्पल से देखेंगे, ये ही अलोंग विद हिज पेरेंट्स। तो आप समझ लें, जो अलोंग विद से जुड़ने वाले सब्जेक्ट हैं उनमें से पहला वाला जो सब्जेक्ट होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है। कौन सा सब्जेक्ट, अलोंग विद से जुड़ने वाले जो दो सब्जेक्ट होते हैं उनमें से पहला सब्जेक्ट यानी ही, वो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब बनता है कि वह अपने माता पिता के साथ वॉज गोइंग टू द मार्केट, मार्केट जा रहा था। हिंदी में भी समझ सकते हैं कि वह अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था। माता पिता का जिक्र हुआ है लेकिन जो मैन है वो ही है, और ही हमारा सिंगुलर है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल है, टू सिस्टर्स अलोंग विद देयर ब्रदर। दो बहनें अपने भाई के साथ वर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रही थी। अब इसमें क्या है, क्योंकि अलोंग विद से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हैं तो जो पहला वाला सब्जेक्ट है हमारा टू सिस्टर्स, दैट इज द मेन सब्जेक्ट। और इस जो टू सिस्टर्स हैं ये हमारा प्लूरल बनता है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन वन। टू सिस्टर्स अलोंग विद देयर ब्रदर्स वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं रूल नंबर 7 पर आ रहा हूं, ध्यान देंगे। रूल नंबर 7 ये क्या कहता है, इन सेंटेंसेस that begin with here, there and true subject usually follows the verb। ध्यान देंगे, कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो here और there को सब्जेक्ट के स्थान पर रखकर बनाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट जो होता है वो उनके बाद आता है। जैसे कि सेंटेंस को देखेंगे, ये here are the chocolates। अब here तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं बनना है कि उसको सिंगुलर या प्लूरल के रूप में रखा जाए, तो ये केवल एक सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर सब्जेक्ट का, लेकिन हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पर द चॉकलेट्स है। तो जो चॉकलेट्स को ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो इसके लिए हमने रखा हेयर आर द चॉकलेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं थोड़ा सा और, देयर इज ए बिग पुडल ऑन द रोड।
ठीक है। देर इज ए बिग पुडल, बिग पुडल एक हमारा सिंगुलर नंबर हो गया, ए बिग पुडल दैट इज सिंगुलर नंबर, और इसलिए हमने इसको यूज किया है सिंगुलर वर्ब इज। ठीक है, ऐसे भी हो सकता था देर आर बिग पुडल्स। ठीक है, तो वहां पर हम आर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है? इन सेंटेंसेस दैट इंक्लूड सम्स ऑफ मनी, पीरियड्स ऑफ टाइम और डिस्टेंस etc एज ए यूनिट यूज सिंगुलर वर्ब्स। कई बार क्या होता है, मनी और टाइम और डिस्टेंस को दर्शाने वाली कुछ काउंट्स को यूज किया जाता है, लेकिन वो जो काउंट्स होती हैं वो एक यूनिट बनाती हैं। तो जब यूनिट बना रही हो, एक सिंगुलर यूनिट की बात कर रहे हैं, तो उस समय हम उनको प्लूरल ना मानकर सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आप बेटर समझ पाएंगे। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं इसका, देखेंगे। 5 रुपीज इज ए हाई प्राइस टू पे। सबसे पहले अगर हम केवल इतना देखें 5 रुपीज, तो ये प्लूरल लगता है कि जैसे ये प्लूरल है, लेकिन है क्या? इज ए हाई प्राइस। अब 500 रुपीज को केवल एक यूनिट हाई प्राइस, ऊंची रकम, ऊंची कीमत के रूप में माना गया है, तो यहां पर ये सिंगुलर के रूप में दर्शाया जाएगा, इसको सिंगुलर माना जाएगा। 5 रुपीज इज ए हाई प्राइस टू पे। 500 रुपए एक ऊंची कीमत है चुकाने के लिए। ठीक है, एक ऊंची कीमत, दैट्स वाई वी हैव टेकन इज। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। 62 ईयर्स, प्लूरल लग रहा है, लेकिन 62 ईयर्स को एक यूनिट माना है, और यूनिट में मान दिया है हमने मिनिमम एज, कम से कम उम्र ऑफ रिटायरमेंट। तो 62 ईयर्स इज द मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट। तो इस तरह से 60 ईयर्स को एक यूनिट के रूप में यूज किया गया है, दैट्स वाई वी हैव टेकन हियर एज कंसीडरिंग 62 ईयर्स अ सिंगल यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, in the same way next example 10 kilometers is too far to walk। यहाँ पर फिर वही कंडीशन है, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स प्लूरल लगता है, लेकिन इसको भी एक सिंगल यूनिट की तरह दर्शाया गया है। इज टू फार टू वॉक, जो 10 किलोमीटर की दूरी है वो बहुत लंबी है, इतनी दूर पैदल नहीं चला जा सकता है। ठीक है, रूल नंबर 9 पर आते हैं हम। रूल नंबर 9 देखेंगे। इन द केस ऑफ वर्ड्स सच एज लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ऑल, सम etc in a sentence, pay attention to the noun after of. If the noun after of is singular, then use a singular verb. If plural, use a plural verb. होता क्या है कि जैसे बहुत सारा, जैसे है ना कुछ या बहुत सारा, अब इसमें कुछ या बहुत सारे को आप सिंगुलर में भी कह सकते हैं और प्लूरल में भी कह सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी रोटी, बहुत सारी रोटी का मतलब जैसे रोटी है और उसका बहुत बड़ा पार्ट, तो बहुत सारी रोटी हमने कह दी। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी रोटियां। तो अकेले बहुत सारी को देखकर ये नहीं सोचना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, बल्कि बहुत सारी के बाद जो भी लगा हुआ है उसका भी नंबर देखेंगे, तो उससे कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ऑल ऑफ द केक। अब ऑल लगा हुआ है तो ऐसे लग रहा है जैसे प्लूरल हो, लेकिन ऑल ऑफ द केक का मतलब पूरी की पूरी रोटी या केक इज गॉन, खत्म हो गई, पूरी रोटी खत्म हो गई। पूरी आया था, ऑल आया था, सब आया था, लेकिन है सिंगल एक रोटी की बात। तो यहां पर जो ऑल को देखकर आप ये ना समझे कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन इज। तो ऑल ऑफ द केक इज गॉन सिंगुलर में लिया जाएगा। अब इसी तरीके से थोड़ा सा आगे देखें, ऑल ऑफ द केक्स, ऑल ऑफ द केक्स का मतलब बनती है सभी केक, सभी रोटियां, तो यहां पर ये प्लूरल बन गया, इसलिए हमने लिया यहां पर आर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसी तरीके से, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारी। अब बहुत सारी जैसे मैंने बताया, बहुत सारी कई चीजें हो सकती हैं, और सिंगुलर एक सारी, एक चीज को लिए भी क्या कहा जा सकता है। ए लॉट ऑफ द केक यानी बहुत सारी रोटी इज गॉन चली गई।
ए लॉट ऑफ केक्स, बहुत सारी रोटियां, आर गॉन। आप समझ पा रहे हैं, केक है, इसको हमने सिंगुलर माना, केक्स है, इसको प्लूरल है तो आर लिया। सम ऑफ द केक, थोड़ी सी रोटी या कुछ रोटी का मतलब आएगा रोटी का कुछ भाग, इज गॉन। अब केक था, इज गॉन। अब इसी बात को हम सम ऑफ द केक्स, सम ऑफ द केक्स का मतलब कुछ रोटियां, आर गॉन, तो यहां पर हमने आर का प्रयोग किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कई बार ये है कि पहले वाले को जो ऑल, सम या ए लॉट ऑफ आया है, इसको देखकर ये ना समझ लें कि ये प्लूरल है। ये चीजें प्लूरल के साथ भी यूज हो सकती हैं, सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकती हैं। बस देखना ये है कि जो इनके साथ जुड़ा हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर की वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वाली वर्ब यूज हमें करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं आता हूं अब रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या है? इन द केस ऑफ कलेक्टिव नाउन सच एज ग्रुप, population, family in a sentence, the verb can be singular or plural depending on their use in the sentence. इसको भी समझना है कि जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, कलेक्टिव नाउन्स को कई बार हम सिंगुलर नंबर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल नंबर में भी यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से दिखाना चाहते हैं उसको, सिंगुलर नंबर के रूप में या प्लूरल नंबर के रूप में। ये दोनों तरीके से यूज की जा सकती हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखें, मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हेयर और आर देयर, आर हेयर। हाँ, मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हेयर, अधिकांश परिवार मेरा यहां है। ठीक है, तो इसको हम इज का भी प्रयोग कर सकते हैं या आर हेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल, आधी पॉपुलेशन उसके बिल्कुल खिलाफ थी, बिल के खिलाफ थी। और यह हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वर अगेंस्ट द बिल, बिल के खिलाफ थी। तो इसको दोनों तरीके से हमने यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, रूल नंबर 11 पर आकर हम चलते हैं। रूल नंबर 11, यहां देखेंगे, सच नाउन्स एज मैथमेटिक्स, सिविक्स, न्यूज, etc. while plural in form are singular in meaning and use singular verbs. क्या मतलब है इसका? कि कई सारे वर्ड ऐसे हैं जैसे कि सिविक्स, न्यूज़ और मैथमेटिक्स, ये देखने में ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे ये प्लूरल है। न्यूज़, मैथमेटिक्स, सिविक्स बाद में ऐसे लग रहा है, अपने आप में ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नंबर होते हैं। न्यूज़ है वो ऑलवेज सिंगुलर में ही प्रयोग की जाएगी। ठीक है, प्लूरल में यूज नहीं की जाएगी। जैसे कि देखेंगे, मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स, इस एस को देखकर ये ना लगाएं कि ये प्लूरल है, ठीक है, बल्कि ये सिंगुलर है। दैट इज वाई वी हैव टेकन इज। नेक्स्ट देखेंगे, द न्यूज इज वेरी सैडेनिंग, दुखी करने वाली। न्यूज सिंगुलर वर्ड था तो हमने इज का प्रयोग किया। बस यही है कि ये 2 3 4 5 वर्ड हैं इस तरह के जिनको आपको याद रखना है कि ये वर्ड, और भी कई सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, तो ये जो प्लूरल की तरह लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर नंबर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 को देखेंगे, इन सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ए विश, रिक्वेस्ट और कंट्रेरी टू द फैक्ट, द वर्ड वर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाज। ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस है, बिल्कुल सेंटेंस को ही समझना पड़ेगा कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं अपनी एक इच्छा को प्रकट करते हैं, जहाँ अपनी कोई अपूर्ण इच्छा कह सकते हैं कि अपूर्ण इच्छा को प्रकट करते हैं, जैसे काश मैं एक राजा होता, काश वह यहाँ होता, या काश वह मेरे साथ होता। तो वह है, वह सिंगुलर नंबर है, लेकिन ही वर का प्रयोग हम करेंगे कि ही वर विद मी। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल से समझ लें, आई विश, मैं चाहता हूं, या काश, माई सिस्टर वर हेयर, वर हेयर, काश मेरी बहन यहां होती। तो जो
अपना एक विश होती है, एक इच्छा होती है, जिसको हम कास लगाकर हिंदी में बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को समझना होगा। उन कंडीशन में हम वाज का प्रयोग ना करके सिंगुलर नंबर में भी वर का प्रयोग करते हैं। ये कुछ स्पेशल प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैं बता दूं कि काश मैं एक राजा होता, आई विश आई वर ए किंग। काश मैं एक पक्षी होता, आई विश आई वर ए बर्ड। इस तरह के सेंटेंसेस में हम आई के साथ वाज ना लेके वर यूज करेंगे। और आई के अलावा और भी कोई सिंगुलर वर्ड या सी या ही है तो उसके साथ भी हम वाज के साथ वाज ना लेकर वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एक और एग्जांपल देख लें। आदित्य रिक्वेस्टेड दैट ही रेज शी रेज हर ग्लास। आदित्य ने रिक्वेस्ट की कि शी रेज हर ग्लास, कि वह अपना ग्लास उठाए। रेज, तो इस कंडीशन में भी हमने रेजेस होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी प्लूरल वाली वर्ब रेज ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 13 पर मैं आ रहा हूं। रूल नंबर 13, व्हेन द टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद एज वेल एज द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, इसको भी ठीक से समझना है कि जैसे कुछ हमने ऐसे सब्जेक्ट पढ़े थे जो एंड से जुड़ते थे, कुछ और या नॉर से जुड़ते थे, कुछ अलोंग विद से जुड़ते थे, तो उनका सबका अलग अलग तरीका था। और यहाँ है कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो एज वेल एज से जुड़ते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को या ऐसे सब्जेक्ट को हम जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है उसको मेन सब्जेक्ट मानकर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब इसमें ही भी सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड्स भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हिज फ्रेंड्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये तो प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में समझना क्या है कि पहले तो ये देख लें कि ये एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। तो जो एज वेल एज से जुड़ा होता है उसमें हम पहला वाला सब्जेक्ट मेन रूप से मेन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज प्लेइंग ए क्रिकेट, वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो ही मेन सब्जेक्ट था इसलिए हमने वाज हेल्पिंग वर्ब यूज की। ठीक है, आगे देखेंगे दे एज वेल एज देयर डॉग, वे और उनका कुत्ता भी, वर देयर। तो क्या था, अभी मैंने बताया जैसे एज वेल एज आया हुआ है, ऐसे सेंटेंस ऐसे सब्जेक्ट जो एज वेल एज से जुड़ते हैं उनमें पहले वाले सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट मानकर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज करते हैं। तो ये था हमारा दे के साथ बहुवचन के रूप में हमने ले लिया वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 14 पर हम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 कहता है व्हेन बिसाइड्स नॉट etc come with the main subject, the only main subject is considered and the verb is used according to it and other subjects are ignored। इसका मतलब होता है कि जब कभी कुछ सब्जेक्ट्स के साथ बिसाइड्स लग कर आता है या नॉट लग कर आता है तो उस कंडीशन में बिसाइड्स और नॉट के साथ जो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। उसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट होता है उसको ही हम सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। देखेंगे इसमें बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, बिसाइड्स दे रखा है तो बिसाइड्स हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के अलावा या के अतिरिक्त, ही इज ऑल्सो गोइंग ऑन टूर, वह भी टूर पर जा रहा है। तो ये जो वर्ड है जो बिसाइड्स के साथ जुड़े हुए हैं इनको अब इग्नोर करेंगे और जो हमारा मेन सब्जेक्ट है ही उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे ही नॉट हिज पेरेंट्स। तो जो अभी हमने बात की थी नॉट से जुड़े होते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है, इस तरह से भी ये राइटिंग का एक स्टाइल है। ही नॉट हिज पेरेंट्स, वह उसके माता पिता नहीं बल्कि केवल वह। ही इज गोइंग टू दिल्ली, तो ही हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसको इग्नोर करेंगे इसलिए हमने ही मेन सब्जेक्ट है और बाकी ये जो बाकी का है इसको हम इग्नोर करेंगे, ही के साथ इज का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
These were the examples along with the rules. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड आई होप दैट यू हैड अंडरस्टूड बेटर। और इसके बाद इसमें कुछ एक्सरसाइज नीचे दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा, ये मेरी साइट पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग ये पूरा मैटर उस पर आपको मिल जाएगा। मैंने आपको केवल उसके जो रूल्स हैं उनको समझाने की कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।